हेलो एवरीवन। और आज हम लोग क्लास 8 का साइंस बुक का चैप्टर 2 करने वाले हैं, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। इसका हमने एक पार्ट कर लिया है जो कि पहले से चैनल पे अपलोडेड है, पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। जो यूनिक शेप होते हैं, साइज होते हैं और स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के, वो हेल्प करते हैं उन्हें उनका स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। बट हाउ डू दिस सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस करने में हमारे बॉडी में। लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चिक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। आपने ऑब्जर्व किया एक्टिविटी 2.3 में कि जो हमारा इनर चिक सेल होता है वो थिन और फ्लैट होता है। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चिक। वो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म कर लेते हैं हमारे इनर सरफेस पे। किस चीज़ के? चिक के इनर सरफेस पे। नर्व सेल्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। जो नर्व सेल होते हैं उनको न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारी बॉडी में मैसेजेस को कैरी करते हैं। The elongated shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on messages quickly. उनका जो elongated shape होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, यानी लंबा थिन जो शेप है उसका, वो उसे हेल्प करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचने का और मैसेजेस को बहुत जल्दी से पास करने का। सिमिलरली प्लांट सेल्स आल्सो शो वेरिएशन। ठीक उसी तरह से जो प्लांट सेल है वो भी वेरिएशन दिखाते हैं। इन प्लांट्स टू सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। प्लांट्स में भी जो सेल होते हैं वो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, एलोंगेटेड हो सकते हैं, ओवल या ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं। सम प्लांट सेल्स फॉर्म द लॉन्ग ट्यूब्स दैट कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट सेल, वो लॉन्ग ट्यूब्स फॉर्म करते हैं जिससे कि वो वाटर को कैरी कर सके पूरे प्लांट में। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डिफरेंट पार्ट जो होता है डिफरेंट टाइप्स के सेल से बना होता है। ए ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। फूड पाइप में ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होता है, प्रेजेंट होता है। दिस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स in a web-like manner, pushing the food down to the stomach. यानी ये जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं वेव जैसे मैनर में, जिससे कि हमारा जो फूड होता है वो नीचे पुश होता है स्टमक की तरफ। दिस मोमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप्ड। ये जो होता है वो पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मसल सेल है वो थिन है, फ्लेक्सिबल है और स्पिंडल शेप्ड है। The stomach also has different type of cells for performing different functions. जो हमारा स्टमक है उसके पास भी different type of cells है जिससे कि वो different type of functions perform कर सके। Muscle cells in the stomach wall help churn the food. जो मसल सेल होता है स्टमक वॉल में वो हमें फूड को चर्न करने में हेल्प करता है। Other cells in the inner lining of stomach produces digestive juices and acid that help break down the food. कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं इनर लाइनिंग में स्टमक के जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को, एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारा फूड जो होता है ब्रेक डाउन होता है। ऑल दिस सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। और इन्हीं सब की वजह से हमारा जो डाइजेशन हो जाता है वो पॉसिबल होता है। अलग अलग सेल्स मिलके वर्क करते हैं साथ में और डाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं। चलिए अब लेवल देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का हमारे बॉडी में कैसे कैसे क्या बना है। ये वाला टॉपिक सबसे इजी है। द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। हमारी जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज्ड है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ फॉल। अब यहाँ पे तुलना किया गया है कि जो सेल होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक वैसे ही जैसे दीवार जो होता है उसमें ईंट जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म्स द मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ऑल these organ systems together make up complete organism like plants or an animal. So the level of organizations are cell, tissue, organ system, organism. इसमें आपको बताया गया है कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो होता है वो टिश्यू बनाता है। डिफरेंट टिश्यू वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन बनाने के लिए।
और जो काफ़ी सारे ऑर्गन मिलके काम करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मेजर फंक्शन हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमें एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। तो सिंपली आप समझिए, ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। दिस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ लाइक सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए कम्प्लेक्स लिविंग बींग्स। इससे हमें पता चलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन से हमें पता चलता है कि जो कैसे एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक जैसे सेल साथ में आके एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग बनाता है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद अ सिंगल सेल एग। जो कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स का लाइफ जो होता है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, जो कि एक एग होता है। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ए कंप्लीट लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जो एग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके पास एक अमेजिंग एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करते जा रहे हैं, रिपीटेडली डिवाइड कर सकता है और एक कंप्लीट लिविंग बींग बना सकता है, जो कि बहुत सारे सेल से बनता है। Such living beings are called multicellular organisms. Animals, including humans and plants, are examples of multicellular organism. वैसे ही ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बींग्स को कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स का यूज हो रहा है ना। Ever heard of the yolk, the yellow part of an egg of an ostrich egg is a single cell, the largest known cell in the world, measuring about 130 mm to 170 mm in diameter. इसमें बताया गया है कि जो ऑस्ट्रिच एग है वो सिंगल सेल होता है, उसमें जो सेल्स होते हैं उसको अभी तक लार्जेस्ट नोन सेल कहा गया है, क्योंकि उसका जो सेल का मेजर होता है 130 to 170 mm होता है डायमीटर में। The egg contains extra non-cellular material, a cell for protection and a white liquid that nourishes the cell during its continued development. और ये जो एग होता है उसमें कुछ नॉन सेलुलर मटेरियल भी होता है, जैसे कि एक सेल जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वाइट लिक्विड होता है जो कि उसको नरिश करता है, पोषण देता है उसके डेवलपमेंट के टाइम पे। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, अब देखते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक या बहुत ही कुछ सेल से बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। वो इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आई से ना दिख पाए, उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल, यूनिसेलुलर। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बस एक ही सेल से बने हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, उसको हम यूनिसेलुलर कहेंगे। अदर्स लाइक सम फंगी एंड एल्गी हैव मैनी सेल्स, मल्टीसेलुलर। और कुछ जो होते हैं जैसे फंगी हो गया, एल्गी हो गया, उसके पास काफ़ी सारे सेल्स होते हैं जिसको मल्टीसेलुलर कहा जाता है। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे आसपास हर जगह पाया जाता है, हमारी बॉडी तक में पाया जाता है। बट व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक? आर दे लाइक the plant cell or animal cell we just learnt about, or they are different? मतलब इसमें पूछा है कि लेकिन वो कैसा दिखता है, क्या वो प्लांट सेल की तरह दिखता है, क्या उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, या एनिमल सेल की तरह दिखता है जिसमें आउटर जो लेयर होता है सेल वॉल होता है, या इनसे डिफरेंट होता है। To observe the cells of a microorganism, again we need to see a microscope which magnifies their size and makes them visible to us. अगेन हम लोग को माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मैग्नीफाई हो जाएगा, बड़ा दिखेगा साइज़ में और हमें विजिबल हो जाएगा, तो जिससे कि हम उसको स्टडी कर पाएंगे। साइंटिस्ट ऑल्सो हैव क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप। साइंटिस्ट ने एक लो कॉस्ट यानी कम पैसों वाला एक फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप, या उसको भी फोल्ड स्कोप भी बोला जाता है, वो भी बनाया है। Foldscopes may not provide the same level of details like high-powered laboratory microscopes. लेकिन foldscope जो होता है वो उतना सेम लेवल का डिटेल्ड हाई पावर्ड नहीं होता है, जैसे हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, उतना हाई पावर का नहीं होता है। पहला बात कॉस्ट भी कम होता है, और दूसरा वो फोल्डेबल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो वो लेबोरेटरी की तरह तो काम नहीं करेगा। हाउएवर दिस मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक्सेसिबल टू मैनी पीपल। लेकिन इसकी वजह से काफ़ी सारे जो लोग होते हैं
जिनके पास कम बजट रहता है वो भी माइक्रोस्कोप ले पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। एक्टिविटी 2.4, लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर या स्टैग्नेंट वाटर। तो चलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पॉन्ड वाटर को या स्टैग्नेंट वाटर को। टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स। एक कंटेनर लेना है, उसमें पॉन्ड वाटर या स्टैग्नेंट वाटर को कलेक्ट कर लेना है अपने टीचर्स या एल्डर्स के हेल्प से। यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस a drop of pond or stagnant water on microscope or full scope slide। एक ड्रॉपर के हेल्प से पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर को हमें माइक्रोस्कोप पे डालना है या फोल्ड स्कोप के स्लाइड पे डालना है। पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप और फुल स्कोप। अब एक कवर स्लिप उसके ऊपर से डाल देना है और उसको माइक्रोस्कोप या फुल स्कोप में ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द टीनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर। अब ये ऑब्जर्व करना है एक टीनी ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर जो होता है उसको ठहरा हुआ पानी भी बोलते हैं, मतलब जो पानी एकदम स्थिर हो अपनी जगह पे, वो वैसे पानी को लेना है। एक्टिविटी 2.5, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब सॉइल सस्पेंशन को ऑब्जर्व करते हैं। टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाई फील्ड और गार्डन। डू नॉट टच द सॉइल विथ योर बेयर हैंड्स, यूज अ स्पून और ग्लव्स। यानी एक बीकर लेना है, उसमें कुछ मॉइस्ट यानी नमी वाली सॉइल्स जो होते हैं उसको अपनी फील्ड या गार्डन से लेना है। उसको अपने हाथों से टच नहीं करना है, ग्लव्स या तो पहन लो या तो स्पून से ले लो। Pour some water into the beaker and stir it with a glass rod. The liquid, which may look dirty, has a very fine particles of soils and is called soil suspension। अब इसमें कुछ वाटर डालना है, थोड़ा सा वाटर डालना है और फिर उसको ग्लास रॉड से अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जो लिक्विड आपको देखने में डर्टी लग रहा होगा उसमें फाइन पार्टिकल्स है सॉइल का और इसी को सॉइल सस्पेंशन बोलते हैं। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। अब कुछ टाइम के लिए उसको साइड में डाल दो, उसको छुओ मत, टच मत करो, और ताकि ये जो मिक्सचर है वो सेटल हो जाए। यूज अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर एंड प्लेस द ड्रॉप ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। एक ड्रॉपर से उस पानी का ड्रॉप लेना है, उस सॉइल सस्पेंशन का ड्रॉप लेना है उसके टॉप लेयर से और उसको माइक्रोस्कोप स्लाइड पे डाल देना है। कवर इट जेंटली विद अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब उसको कवर स्लिप से कवर कर देना है जेंटली और हमें ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप से। यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दोज यू सी इन एक्टिविटी 2.4। आप स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे किसके सिमिलर 2.4 जो एक्टिविटी में था उसके सिमिलर में। दिस इंडिकेट्स दैट इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ टीनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आई। इससे हमें पता चलता है कि जो सॉइल सस्पेंशन होता है उसमें भी काफ़ी सारे क्रिएचर होते हैं, टीनी लिविंग क्रिएचर होते हैं जो कि हम अनएडेड आई से नहीं देख पाते हैं। टीनी creatures that cannot be seen with the naked eye are called microorganism। Micro means very small, organism means living beings or microbes। अब ये जो टीनी क्रिएचर्स है जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं दिख पाते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटा और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब भी कहा जाता है। लेट अस स्टडी। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड 8 performed activities 2.4 and 2.5। They also collected information from the library and the internet। यानी एक स्टूडेंट का ग्रुप है जो कि 8 क्लास में पढ़ रहा है और उन्होंने एक्टिविटी जो था 2.4 और 2.5 को परफॉर्म किया। उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया अपनी लाइब्रेरी से और इंटरनेट से। They recorded the data obtained after observing pond water in table 2.1 and the data obtained after ऑब्जर्विंग सॉइल सस्पेंशन इन टेबल 2.2। उन्होंने इस डाटा को रिकॉर्ड किया जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिला था लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, और जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने टेबल 2.1 में अपना डाटा दिया है जो कि उन्हें पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व करके मिला और 2.2 में सॉइल सस्पेंशन को ऑब्जर्व करके जो डाटा मिला वो दिया है। दे आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एज प्रोटोजोआ, एल्गेई, फंगी एंड बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, एल्गेई, फंगी और बैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। तो पॉन्ड वाटर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखा? पहला था अमीबा यानी वो प्रोटोजोआ होता है, दूसरा पारामीशियम वो भी प्रोटोजोआ, तीसरा एल्गेई। तो अमीबा का देखते हैं, वो सिंगल सेल मूविंग इरेगुलर शेप होता है, यानी उसमें सिंगल सेल होगा, मूविंग भी होगा और उसका शेप इरेगुलर होगा।
पारामीशियम का देखते हैं। सिंगल सेल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। वो भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, और उनका जो ये मूवमेंट होता है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के हेल्प से होता है। Algae, single cell looks green because of the presence of green pigment. Movement takes place with the help of specialized structures. इनमें भी जो मूवमेंट होता है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स से होता है, और ये ग्रीन इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनमें प्रेजेंस होता है ग्रीन पिगमेंट का, और ये भी सिंगल सेल होते हैं। टेबल 2.2 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो सॉइल सस्पेंशन में पाए गए उनके बारे में। ब्रेड माउल्ड एल्गेई। ब्रेड माउल्ड ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एक ब्रांच फिलामेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। माउल्ड ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। ये भी ब्रांच फिलामेंट ही है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है पहले वाले की तरह, लेकिन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहला क्या था? सेक लाइक स्ट्रक्चर। थर्ड है एल्गेई, फोर्थ है बैक्टीरिया। एल्गेई जो है स्पेरिकल है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट, यानी ग्रीन होता है और इसमें प्रेजेंस होता है क्लोरोफिल का। बैक्टीरिया जो होता है वो स्फेरिकल होता है, कॉमा, स्पाइरल और रॉड शेप्ड, इन सारे शेप्स का हो सकता है। वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। उनमें एक लंबा जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं, उगे हुए होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सेल्स के अराउंड। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट? क्या आपने भी ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ अलग डिफरेंट जो है ऑब्जर्व किया है? रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास। इसको आप अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए और डिस्कस कीजिए क्लास में। इन टेबल 2.1 एंड 2.2 यू हैव आइडेंटिफाइड अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने टेबल 2.1 और 2.2 में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिज्म को देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। दे आर एवरीवेयर एंड वी कैन ओनली सी देम विथ अ माइक्रोस्कोप। ये हर जगह होते हैं, लेकिन हम लोग जो इनको देख पाते हैं बस माइक्रोस्कोप की वजह से। और माइक्रोस्कोप क्या होता है? अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज देम 100 to 400 टाइम्स। एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 100 से 400 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो साइज में छोटा होता है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवर हर्ड ऑफ वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर। यानी वायरसेस जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, और ए सेलुलर होता है यानी इसमें कोई भी सेल्स नहीं होते हैं। यहाँ से पक्का में MCQ आ सकता है। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। वायरसेस मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब ये किसी लिविंग सेल में एंटर करेंगे। दे मे इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज अ डिजीज। ये जो होता है प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं और बीमार भी कर सकते हैं, बीमारी भी फैला सकते हैं। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स? यानी हम लोग माइक्रोब्स से कैसे कनेक्टेड हैं? कैन वी फाइंड ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेसेस टू? लेट अस हैव अ डिस्कशन। क्या हम लोग ऑर्गेनिज्म को दूसरे प्लेसेस पे भी ढूंढ सकते हैं? चलिए इस पे एक डिस्कशन करते हैं। Have you ever seen a lemon, tomato, orange or any other food item rot off after being left outside for some time? If yes, you may have noticed a powdery or cotton-like growth on them. This happens because they have been infected by microbes. But where did these microbes come from? How did they come in contact with the food? यानी आपसे बोला है कि आपने लेमन, टमाटो, ऑरेंज या किसी भी फूड आइटम को देखा है कि थोड़ी देर बाहर छोड़ देने से वो सड़ जाता है, रॉट हो जाता है। और आपने अगर ये देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उस पर एक पाउडरी या कॉटन लाइक सब्सटेंस होगा, ग्रोथ होगा, जैसे ही इस फिगर में है। तो ये क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो फूड है वो माइक्रोब से इन्फेक्ट हो गया है। लेकिन ये माइक्रोब्स आते कहाँ से हैं? ये कांटेक्ट में कैसे आते हैं फूड के? दिस हैपेंस बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर, बी इट इन वाटर, सॉइल, एयर और इवन सम फूड आइटम्स। ये इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, एयर में, वाटर में और फूड आइटम्स में भी। You can use a foldscope or microscope to explore surfaces of leaves, stems, roots or any other part to see them.
आप माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप का यूज़ करके अलग अलग प्लांट्स के स्टीम्स, लीव्स और रूट्स को देख सकते हैं कि उसमें क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है कि नहीं। Like plants and animals, microorganisms also show great diversity. Some of them can be found in extreme climatic conditions such as hot water springs and snow-cold zones as well as at moderate temperatures. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है प्लांट्स और एनिमल्स की तरह। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, और कुछ जो होते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे भी होते हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म live inside our bodies, especially in our gut. You have studied in the chapter Life Processes in Animals in Curiosity Grade 7 that our intestine has many bacteria that help in digestion. आप पहले से ही जानते हैं कि कुछ इनमें से जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, स्पेशली हमारी गट्स में। आपने पहले ही लाइफ प्रोसेस इन एनिमल चैप्टर में पढ़ा था ग्रेड 7 में कि जो इंटेस्टाइन हमारा होता है उसमें भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर्स। प्लांट्स और एनिमल्स के जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे शेप, साइज और स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये एक गर्ल और बॉय के बीच का कॉन्वर्सेशन। बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बास? लड़की पूछ रही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अचार और मुरब्बास को क्यों नहीं खराब कर पाते हैं। तो यहाँ पे बॉय रिप्लाई कर रहा है कि दिस इज बिकॉज यू एड many spices with salt or sugar to eat which act as a preservative. High concentration of salt and sugar do not allow this organism to grow on them. ये इसलिए होता है क्योंकि आपने काफ़ी सारे स्पाइसेस, साल्ट और शुगर उसमें मिलाए रहते हैं। साल्ट या शुगर, जैसे हम पिकल में साल्ट और मुरब्बास में शुगर मिलाते हैं, और इसी की वजह से वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है साल्ट और शुगर का, जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। In table 2.1 and 2.2, you would have observed microorganisms of different shapes, spherical, rod-shaped और irregular. आपने टेबल 2.1, 2.2 में देखा होगा कि काफ़ी सारे शेप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, आपने ऑब्जर्व किया होगा। How does the diversity of microorganisms play a role in our daily life? How do they help clean the environment? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी है वो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे लाइफ में उसका क्या रोल है, और ये क्लीन कैसे करता है इन्वायरमेंट को। की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। अब ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरमेंट को क्लीन कैसे करता है एक एक्टिविटी के थ्रू। तो चलिए एक्टिविटी को ब्रीफली समझ लेते हैं। आपको फर्स्ट स्टेप में बोला है कि एक एम्प्टी कंटेनर लेना है, उसको आधा जो है वो गार्डन सॉइल से, यानी आपके जो गार्डन में जो सॉइल है उससे भर देना है, ठीक है। फिर उसमें कुछ फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के पील्स डालने हैं उस कंटेनर में, और उसके बाद एक लेयर जो है सॉइल का उसके ऊपर से बिछा देना है। फिर कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको साइड में डाल देना है। देन थर्ड स्टेप में आपको बताया गया है कि 2 से 3 वीक बाद आपको उसको चेक करना है और उसमें जो चेंजेस हैं उसको ऑब्जर्व करना है। You may find that peels of fruits and vegetables have turned into dark colored material. This is manure, which is rich in nutrients and helps increase the fertility of the soil. But how did these peels of fruits and vegetables turn into manure? अब आपको ये कह रहा है कि जो पील्स था फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, जो छिलका था वो डार्क कलर्ड मटेरियल में चेंज हो गया, जिसको हम लोग मैन्योर कहते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, जिससे हमारे सॉइल का जो है फर्टिलिटी बढ़ता है। लेकिन ये जो पील्स है, छिलके हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, वो मैन्योर में कैसे चेंज हो गए। In activity 2.6, you saw that soil contains various kinds of microorganisms. Some of these microorganisms, like fungi and bacteria, act on the plant waste and slowly break it down into simpler, nutrient-rich manure. You may have seen gardeners in your school or in a field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. Do you now understand why they do this? It is to make natural manure. आपने एक्टिविटी 2.6 में देखा कि जो सॉइल है उसमें अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया जो है वो प्लांट वेस्ट पे एक्ट करते हैं, स्लोली उसको ब्रेक करते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनके, और फिर लास्टली वो न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में टर्न कर देते हैं उसको।
आपने गार्डनर्स को देखा होगा अपने स्कूल में या आसपास अपने घर के पास देखा होगा कि ड्राई लीव्स को, प्लांट वेस्ट को पिट्स में यानी गड्ढों में डालते हैं। अब आपको समझ आया कि ये क्यों होता है। ये नेचुरल मैन्योर बनाने के लिए होता है। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, particularly the Vedas, have references of the word creamy means different tiny entities including Drishya and Adrishya. Various Vedic texts mention their beneficial and harmful effects. Atharva Veda also refers to creamy. यानी हमारे जो प्राचीन इंडियन बुक्स थे, टेक्स्ट थे, जैसे कि वेदास, उनमें क्रीमी शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि डिफरेंट छोटे छोटे एंटिटीज को दिखाता है, जिनमें दृश्य भी होता है, अदृश्य भी होता है। दृश्य यानी विजिबल और अदृश्य यानी इनविजिबल। और भी अदर बुक्स में इनके इम्पोर्टेंट रोल के बारे में बताया गया है और इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि ये अच्छे कब होंगे, उपयोगी कब होंगे और ये हमारे लिए नुकसानदायक कब होंगे। और अथर्व वेदा में भी इनको क्रीमी कहा गया है। इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappear after some time from the surroundings. This is because microorganisms break down and turn them into simpler substances rich in nutrients. अगर आप आसपास अपने अच्छे से देखोगे, जो लीव्स जो पेड़ों से गिरते हैं या प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं, वो कुछ टाइम बाद ही खुद ही डिसअपेयर हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो वेस्ट होता है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं, जो कि मैन्योर का काम करता है और न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होता है। दिस न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल एंड हेल्प प्लांट ग्रो बेटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है फिर से सॉइल में चला जाता है, जिससे कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो डेड बॉडीज होता है एनिमल्स का, वो भी डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। So microbes help recycle the waste and return important nutrients to nature. Manure formation occurs at optimal temperature and appropriate moisture level. तो इसीलिए माइक्रोब जो होता है हमारे वेस्ट को रिसाइकल करने में हेल्प करता है और नेचर को इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिटर्न करने में भी हेल्प करता है। मैन्योर फॉर्मेशन ऑकर करेगा जब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो ऑप्टिमल होगा और मॉइस्चर लेवल भी अप्रोप्रिएट होगा। अगर ये दोनों चीज़ें सही अमाउंट में नहीं हुई तो मैन्योर फॉर्मेशन नहीं होगा। Isn't it interesting? By now you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganisms that play an important role in our lives. अब आप समझ गए होंगे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगीज जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप होते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड गेस व्हाट, दिस हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन आल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्टेज लाइक डंग। और ये जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है वो एनिमल वेस्ट जैसे डंग को भी डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। From activity 2.7 we can also infer that microorganisms not only help in plant growth but also clean our environment by breaking down waste. अब हम एक्टिविटी 2.7 से ये समझ सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं होते बट हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं वेस्ट को ब्रेक डाउन करके।